ओके, क्लास स्टार्ट करें भाई। Yes, आपके पास बोलने की परमिशन आ गई है? ठीक है अब। ओके yes, sir. ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पढ़ चुके हो। आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपने पढ़ा था कि उसकी जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो √2 आएगी। ठीक है, और एसिम्पटोट्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और उसमें ए और बी दोनों के दोनों क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखोगे नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ कोड joining θ1 and θ2। इक्वेशन ऑफ कोड joining θ1 and θ2। ये आपके पास है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास हाइपरबोला है, कोई भी हाइपरबोला है। यहां पर जैसे कि ये हाइपरबोला, तो इसमें आपके पास में दो पॉइंट है, θ1 θ2। θ1 को आप किस तरह से लेते हो? पैरामेट्रिक पॉइंट किस तरह से लेते हो? जैसे मैंने कहा कि ए पॉइंट θ1 लेना है तो आप ऐसे लेते हो ए सीकेंट थीटा, यानी ये सीकेंट θ1 कोमा बी टेन थीटा, बी टेन θ1। इस तरह से आप पॉइंट लेते हो। ठीक है, अगर आपको जिसे मान लो बी पॉइंट लेना है तो ए सीकेंट θ2 कोमा बी टेन θ2, ये दो पॉइंट है। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिख रहे हो। ये दो पॉइंट ऐसे कहीं पर भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये यहां पर हो जाए ए और बी, इस टाइप से हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट दूसरे, यानी कि दूसरे जो साइड है उसके ऊपर है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है दोनों के दोनों पॉइंट यहां पर हो जाए। इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास कैसे बनेगी? इसकी जो इक्वेशन आती है वो होती है ऐसे कि x डिवाइड बाई ए कोस θ1 माइनस का θ2 डिवाइड बाई 2 प्लस में y डिवाइड बाई बी साइन θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ये होता है कोस, यहां पर θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2 होता है। देखो इलिप्स से रिलेट करेंगे इसे, इलिप्स से रिलेट करेंगे। देखो इलिप्स को हमने रिलेट किया था किससे? सर्कल से। हमने सर्कल के केस में याद किया था, उसके बाद फिर वहां से हमने इलिप्स पर लेके आए थे। अब इलिप्स से हम हाइपरबोला पर लेके आएंगे। देखो कैसे कि अगर ये इलिप्स होता तो आपके पास ऐसे इक्वेशन होती इसमें कि एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होती। तो इसमें आप θ1 और θ2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस तरह से लिखते थे? ऐसे x डिवाइड बाई ए, यहां पर लिखते थे कोस θ1 प्लस θ2, सिमेट्रिकली लिखा हुआ था आपने, θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2 प्लस में y डिवाइड बाई बी, यहां पर लिखते साइन के अंदर θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर लिखा था आपने कोस θ1 माइनस का θ2 डिवाइड बाई 2। ऐसे किया था, ये इलिप्स के केस में किया था। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें ये जो कोस कोस वाली टर्म है ना, इनको तो हम इंटरचेंज कर देंगे। जो कोस कोस वाली टर्म है ये ऐसे, अभी जो कोस कोस वाली टर्म है उनको तो हमने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। कोस कोस वाली टर्म को हमने इंटरचेंज किया। ओके, और ये जो बीच में प्लस का साइन था इसको आपने चेंज कर दिया, माइनस का साइन कर दिया। प्लस के साइन को दो जगह चेंज किया आपने, एक तो कोस वाली टर्म में चेंज कर दिया, दूसरा आपने यहां पर जो है y बाई बी, इसमें आपने चेंज कर दिया ये माइनस का साइन ऐसे।
ये आपके पास इक्वेशन होगी। तो जो आपके पास फाइनल इक्वेशन होगी ये आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आपने याद रखना है इसे। अरे भाई बता ना कैसे करा आपने वो cos θ1 माइनस θ2 वहां पे। मैंने क्या किया, ये जो कोस कोस वाली टर्म थी इलिप्स के केस में जो हमने याद किया हुआ है भाई, हमने क्या किया था सर्कल के केस से याद किया हुआ था। हमने क्या किया था सर्कल के केस में ऐसे याद किया था, एक्स कोस θ1 प्लस में θ2 डिवाइड बाई 2 प्लस में y साइन θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू आर, या फिर कह दो a कोस θ1 माइनस का θ2 डिवाइड बाई 2। ये हमने ऐसे याद किया था किसके केस में, सर्कल के केस में। फिर मैंने क्या किया था कि अगर ये इलिप्स का केस होगा तो यहाँ पर x डिवाइड बाई ए और यहाँ पर y डिवाइड बाई बी बन जाएगा, ये a यहाँ से हटा दिया था, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन लिखी थी इलिप्स में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इलिप्स से इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये आई कहाँ से, तो आई तो आपके पास ये 2 पॉइंट है, इनकी हेल्प से ही आई है, ये 2 पॉइंट है, इनकी हेल्प से आप लिख लो, लिख सकते हो, बट वो हम लिखेंगे नहीं इस टाइप से। हम क्या करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे कि जो कोस कोस वाली टर्म है, ये जो कोस की टर्म है और यहां पर जो कोस की टर्म है, इनको तो आपस में इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज किया तो यहाँ पर माइनस वाला आ गया, देखो प्लस वाला नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं रहा। अब ये कोस θ1 माइनस का θ2 डिवाइड बाई 2, और ये जो बीच में इसके बीच में जो साइन है प्लस का साइन है ना, इसको माइनस का साइन कर दो। प्लस का साइन है ना, इसको आप क्या कर दो, माइनस का साइन कर दो। तो ये माइनस का साइन कर दिया आपने, तो ये क्या होगी, θ1 और θ2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन होगी। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो इसे। क्लियर हुआ सभी को, यस बोलोगे? सर। ठीक है। यस सर। अब आपने नेक्स्ट लिखा कि अगर आपको लोकेशन फाइंड करनी हो किसी पॉइंट की तो किस तरह से फाइंड करेंगे। लिखा लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, तो ये आपके पास में हाइपरबोला है। यहां पर देखो अगर आपके पास पॉइंट आउटसाइड दी कर्व लाई कर रहा है, आउटसाइड दी कर्व का मतलब जैसे यहां पर लाई कर रहा है, तो यहां पर S1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहां पर S1 की जो वैल्यू होगी वो होगी लेस देन 0। और अगर ये इस कर्व के अंदर लाई करेगा, इस कर्व के अंदर ऐसे, तो इस वाले केस में S1 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। और अगर ऑन दी लाई करेगा ऑन दी कर्व, तो S1 की जो वैल्यू आएगी इक्वल टू 0 आएगी। ये आपने ध्यान रखना है, इसमें उल्टा है। ऐसे है कि जो s है वो आपने इस तरह से लिया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपने कहा कि एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो इस वाले पॉइंट पर ये एक पॉइंट यहां पर है, इस वाले पॉइंट पर तो S1 की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है। यानी कि भाई देखो यहां से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A पॉइंट से B पॉइंट पर जाने पर आपने क्या किया है, आपने इस तरह से किया है बस केवल कि y जो आपके पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहेगी वो तो बिल्कुल सेम रहेगी, x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू थी वो डिक्रीज हो गई, वो माइनस हो गई। देखो ऐसे मैं कहता हूं कि यहाँ पर अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 थी, तो यहाँ पर मान लो आपने कहा कि यहाँ पर कितनी होगी -3, तो जब उसका स्क्वायर करोगे तब आपके पास में जो वैल्यू आएगी, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो उस वाले केस में जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, आपके पास देखो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बाकी सब चीजें तो सेम ही है, तो इंक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब जो अंदर इस तरफ जो कर्व आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, इसमें S1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। ओके, सेम आप ऐसे यहां पर भी समझ सकते हो कि इस वाले के लिए भी ये सेम ही चलेगा। यहां से यहां पर जाओगे, यहां पर अगर ए डैश पॉइंट है, ए डैश पॉइंट से बी डैश पॉइंट पर जा रहे हो आप, तो उस वाले केस में क्या हो रहा है, एक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जा रही है, उसका स्क्वायर करोगे तो फिर वो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव टाइप की वैल्यू आएगी। समझ में आया कि अगर देखो इस वाले पोर्शन में इनके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पर इसके बाहर, इस हाइपरबोला से बाहर लाई कर रहा है, तो उस वाले केस में तो क्या आ रहा है आपके पास में, आपके पास आ रहा है कि S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, और अगर अंदर लाई कर रहा है तो ग्रेटर देन 0 आ रही है। ये ध्यान रखना। क्लियर? ये वाली जो बातें सबको क्लियर होगी अभी?
सर वो फिर किसी भी क्वाड्रेंट में हो बाहर की साइड में? हाँ, किसी भी क्वाड्रेंट का मतलब जैसे ये आपके पास हाइपरबोला है, यस सर। ये हाइपरबोला है, तो इस हाइपरबोला के अंदर लाई कर रहा होगा तब तो पॉजिटिव आएगा, यस सर। और इसके बाहर लाई कर रहा होगा यहाँ पर, तब तब नेगेटिव आएगा। तब ये नेगेटिव आएगा। ठीक है। सर इस वजह से तो इसकी अगर नेगेटिव आएगा तो फिर दो दो वैल्यू नहीं आ सकता अगर क्वाड्रेटिक में हो तो? नेगेटिव आने का मतलब बस आपने ये चेक करना है, उसका साइन अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो बाहर लाई कर रहा है, बस ये पता चलेगा बस आपको। ओके सर। वो जो पॉइंट है वो बाहर लाई कर रहा है, समझे या नहीं समझे? यस सर। ओके, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिखोगी, नेक्स्ट लिखोगी लाइन एंड हाइपरबोला। जैसे हम सभी में करते हुए आए, तो अब हर बार कर किया हमने, सर्कल के केस में किया, फिर उसके बाद में पैराबोला के केस में, फिर इलिप्स के केस में, और अब हाइपरबोला के केस में। तो जल्दी जल्दी से करते हैं इसे। एक लाइन है एंड एक हाइपरबोला है, तो वही पुरानी कहानी हमारी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है और ये आपके पास में कोई भी हाइपरबोला है, तो इसमें अगर आपने इसे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा कि यहां से y की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, तो क्या बन जाएगी आपके पास में? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके दो रूट आएंगे तो इसका मतलब दो जगह कट कर रही है, रियल रूट आ रहे हैं तो इसका मतलब दो जगह कट कर रही है। ठीक है। अगर आपके पास में एक ही रूट आएगा, यानी दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो उस वाले केस में क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। अगर रूट ही नहीं आया, यानी कि डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा? ये कट नहीं करेगी। ओके, तो आपने लिखा यहाँ पर, वो सब चीजें अब दोबारा से नहीं लिख रहे हैं। अब आपने लिखा डायरेक्टली कि टेंजेंसी कंडीशन। टेंजेंसी कंडीशन क्या होगी वो आपने याद रखना है। कैसे याद रखोगे? ऐसे, आपने कहा कि जो सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या आएगी? ऐसे ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो इलिप्स के केस में प्लस आता था, बस इतना ही फर्क होता था। इलिप्स के केस में क्या आता था? प्लस आता था। यहां पर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने ऐसे लिख दिया कि इसी चीज को एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो इस वाले केस में क्या आया? टेंजेंसी कंडीशन जो आएगी वो क्या आएगी? ए स्क्वायर, ये एक्स के नीचे जो लिखा होता है उसके साथ क्या लिखा होता था? ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस में यहां पर बी स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपके पास में एम स्लोप की लाइन है तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी? आपने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला विद स्लोप एम, विद स्लोप एम कैन बी गिवन एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, और ये आपके पास c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आ गई है? ऐसे ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो इलिप्स के केस में तो m की चाहे कोई भी वैल्यू हो, आपके पास टेंजेंट ड्रॉ हो जाता था m की हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि प्लस का साइन होता था, तो m की हर एक वैल्यू के लिए टेंजेंट ड्रॉ हो जाता था। बट हाइपरबोला में ऐसा कुछ नहीं है, हाइपरबोला में ऐसा नहीं है। ठीक है, कि ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हो। तो इसमें तो क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी कि ये जो अंदर वाला अंडर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है, ये आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 टाइप का होना चाहिए, तभी टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो आपने लिख लिया यहाँ पर फॉर टेंजेंट टू एग्जिस्ट, टेंजेंट टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 को देखो, मैंने इक्वल टू 0 को नहीं ले रहा हूं, कैसे? एक बार के लिए देखा,
आपने कहा ऐसे कि ये कोई हाइपरबोला है, ये कोई दूसरा हाइपरबोला है, और ये आपके पास में एक ऐसे लाइन होती है जिसको ये अप्रोच कर रहा होता है, ये हाइपरबोला जिसको अप्रोच कर रहा होता है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और ऐसे ही यहां पर एक और लाइन होती है y इक्वल टू माइनस का बी बाई ए इंटू एक्स, जिसको हमने एसिम्पटोट्स बोला था। अगर आप इक्वल टू जीरो कर दोगे तो m की जो वैल्यू आएगी, अगर आपने इक्वल टू जीरो कर दिया, देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर आपने इक्वल टू जीरो कर दिया, तो m की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास में क्या आ रही है? प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। भाई आपको तो पता है कि ये जो है बी बाई ए एक्स, ये तो क्या है? एसिम्पटोट्स है, ये तो इसको इनफाइनाइट तक इसको क्या करते रहेगा? अप्रोच करता रहेगा, कभी भी इसे टच नहीं करेगा। या आप क्रूडली बोल सकते हो, ठीक है, इस बात का कोई सेंस नहीं निकलता, बट क्रूडली ऐसे बोल सकते हो कि ये तो इनफाइनाइट के ऊपर जाकर ये जो एसिम्पटोट्स है ना, ये टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, अब इनफाइनाइट क्या चीज है वो किसी को पता नहीं, यानी कि आप तो बोल रहे हो एसिम्पटोट्स है ये, तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि टेंजेंट को एग्जिस्ट करने के लिए मैं इक्वल टू जीरो नहीं ले रहा हूं। ठीक है, इक्वल टू जीरो ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये तो एसिम्पटोट्स है, ये तो इसको टेंजेंट बनेगा नहीं, या बनेगा तो कहने का मतलब आप ये बोल रहे हो कि क्रूड क्रूड वे में बोल रहे हो। मेरी बात को समझे या नहीं समझे हो? तो इसका जो मतलब भी ये हुआ एसिम्प्टोट कि देखो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो तो उस लाइन का जो स्लोप होना चाहिए, देखो अगर मान लो इस लाइन से नीचे हो गया, इस लाइन से ये जो y बाई ए लाइन जो है इससे नीचे की तरफ हो गया, यानी कि स्लोप जो है इससे कम हो गया, तो कम हो जाएगा तो ये तो इससे इंटरसेक्ट कर देगी, जो लाइन होगी, जो भी कोई लाइन ड्रॉ करोगे वो इसे इंटरसेक्ट कर देगी, यानी कि उस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? वैसे भी इस वाले रीजन में ही लाई करना चाहिए। ठीक है, इस रीजन में ही लाई करना चाहिए। तो आपने कहा यहां से भी, और वो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि एम स्क्वेयर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास ग्रेटर देन बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मोड एम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे? बी बाई ए से। मोड एम की जो वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन है किससे? बी बाई ए से। यानी कहने का मतलब कि जो जब उसका मोड लोगे, स्लोप का जब मोड लोगे तो उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो अगर माइनस में है तो माइनस बी बाई ए से ज्यादा, इस वाले में बी बाई ए से ज्यादा, बी बाई ए से ज्यादा होने का मतलब, स्लोप बी बाई ए से ज्यादा होने का मतलब जो लाइन होगी वो कहां कहां पर एग्जिस्ट कर सकती है? ऐसे आ सकती है, यहां पर लाइन आ सकती है, ऐसे लाइन यहां से जा सकती है, ऐसे लाइन आ सकती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये कहीं पर जाकर इस पर टेंजेंट बन रही हो ऐसे, या फिर कोई और लाइन होगी ऐसे, या फिर ऐसे लाइन हो सकती है, ऐसे ऐसे लाइन जा रही होगी। क्लियर हुआ सभी को? ये वाली बात सबको क्लियर होगी? जो Yes, स्लोप sir. है वो केवल इस वाले रीजन में ही होगा, ये जो रीजन है इसमें स्लोप होगा, स्लोप ओनली इन दिस रीजन, स्लोप लाइज इन दिस रीजन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अगर ये हाइपरबोला है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहां पर बनेगा? कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनेगा ऐसे ऊपर की तरफ। एक बार दोबारा से, मैंने बोला कि जैसे इस वाले हाइपरबोला के लिए जो स्लोप आ रहा है वो कौन कौन से रीजन में आ रहा है? इन इन रीजन में आ रहा है। स्लोप जो है इस रीजन में होना चाहिए, इन दो लाइनों के बीच में होना चाहिए जो एसिम्पटोट्स वाली लाइन है। ओके, तो अगर हाइपरबोला ये होगा, इस टाइप का हाइपरबोला होगा, तो उस वाले हाइपरबोला के लिए जो टेंजेंट होगा वो कौन कौन से रीजन में होना चाहिए? ये रीजन में होना चाहिए, इस वाले में एंड इस वाले में होना चाहिए। बोलो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? तो इसका Yes, मतलब तो sir. ये, इसका मतलब तो ये हुआ कि हाइपरबोला और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उनके बीच में तो कभी कोई कॉमन टेंजेंट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन टेंजेंट तो क्या है? बस केवल केवल आप ये बोल रहे हो ये वाला जो है ये तो कोई टेंजेंट भी नहीं है, ये तो एसिम्पटोट्स है, यानी कि उन दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका इस हाइपरबोला का जो टेंजेंट है, कौन सी का? ब्लैक वाला जो हाइपरबोला बनाया हुआ है, इसका जो टेंजेंट है वो कौन से रीजन में लाई कर रहा है? जो ग्रीन से शेड किया हुआ है, और दूसरे वाले का अपोजिट जो आपके पास में लिखा हुआ है,
क्लियर मेरी बातें? तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। तो आपने लिख लिया ये पॉइंट कि अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे तो 0। हाइपरबोला और कॉमन कंजुगेट हाइपरबोला के बीच में कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैन नॉट हैव कॉमन टेंजेंट, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखा। लिखा आपने फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई चलो एक्स स्क्वायर ऐसे कर लो, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। इसके लिए नंबर ऑफ टेंजेंट बताने आपने विच आर पैरेलल टू, फर्स्ट पॉइंट पैरेलल टू x plus 3y plus 7 equal to 0, and second point perpendicular to x plus 3y plus 7 equal to 0। आपने नंबर ऑफ टेंजेंट बताने। फिर पहले वाले में तो 0 है और पहले वाले दूसरे में में 0 आ रहा है, ठीक है। देखो पहले वाले का मतलब ये हुआ कि मुझे इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, यानी कि जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप पता चल गया। उसका स्लोप कितना होना चाहिए, उसका जो स्लोप होना चाहिए टेंजेंट का स्लोप, वो आपके पास इसी के पैरेलल है। पैरेलल तो इसके सेम स्लोप के इक्वल ही आएगा। तो कितना आ गया, माइनस का 1/3, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर है, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा, टेंजेंट का स्लोप वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर इसकी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब इसको उल्टा कर दो, माइनस का साइन लगा दो, तो 3 आ गया। तो पहले वाले केस में स्लोप की वैल्यू -1/3 होनी चाहिए, और दूसरे वाले केस में क्या हो गया कि स्लोप की वैल्यू 3। तो आपने कहा ऐसे कि दोनों में अगर 0 आप हो रहा था। हाइपरबोला को देख रहे हो तो हाइपरबोला में ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई है 2, और जो आपने अभी अभी रिलेशन देखा था कि मोड एम की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए बी बाई ए से। तो बी बाई ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, बी बाई ए की जो वैल्यू है यहाँ पर तो आई 2। अब कह रहा है मोड जो है ना, तो ये मोड पहले वाले का मोड देखो -1/3 है, तो पहले वाले केस में तो कितना हो गई 0। अगर इसका मोड लोगे तो ये तो कम आ गया 2 से। तो आपने कहा इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा 0। ओके, सेकंड वाले में देखो आपने कहा कि अगर आपने इसका मोड लिया तो सर कितना ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर कितने कॉमन टेंजेंट आ जाएंगे 2। सर हाँ भाई, बताना सर एक बार ये फर्स्ट आ दोबारा रहे से। सर वहां पे की वैल्यू। भाई देखो जैसे आपने फर्स्ट वाला जो है ना, जैसे आपने कहा ये क्या हुआ, ये रिलेशन अभी अभी आपने पढ़ा था, मोड एम की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन बी बाई ए होनी चाहिए। तो बी बाई ए की वैल्यू कितनी आई है, बी बाई ए की वैल्यू आई है 2। ओके, यानी कि आपके पास जो स्लोप चाहिए, जो जिस स्लोप का आप टेंजेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, उसका स्लोप क्या होना चाहिए, उसका मोड लो तो 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो पहले वाले का अगर मोड लोगे तो 2 से ज्यादा है, नहीं। दूसरे वाले का मोड लोगे तो 2 से ज्यादा है, हाँ। तो इसका मतलब पहले वाले में तो 0, दूसरे वाले में 2। प्लस माइनस साइन के साथ लिखवाया था ना अभी टेंजेंट, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर हुआ सर सभी को? दो कैसे पता लगा सर, यस सर आ गया। सेकंड वाले का? एक प्लस वाला आ जाएगा, एक माइनस वाला। ये देखो ना, ये देखो ये लिखा है अभी आपको कि जो टेंजेंट बनेगी दो बनेंगे, y इक्वल टू mx प्लस माइनस ऐसे। क्लियर ठीक है दीपक? सर। यस यस सर। ओके, ये आपने नोट लिखा। जैसे आपने कहा ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो इस वाले केस में आपने m स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन को इस तरह से लिखा है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस यहां पर लिखा हुआ है a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सर दूसरे वाले में कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे सर? परपेंडिकुलर वाले में वो तो ज्यादा सर उससे। हाँ तो 2 आ गए ना, दो आ जाएंगे। ये देखो 2 लिख दिया आपने, ओके सर। एक प्लस वाला एक माइनस वाला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस है ना, देखो ये लिख रखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, तो एक प्लस वाला हो जाएगा एक माइनस वाला, माइनस साइन के साथ दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, प्लस साइन के साथ इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब आपने कहा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसमें जो टेंजेंट था, टेंजेंट की इक्वेशन को आपने ऐसे लिखा। अगर मान लो ये हाइपरबोला होता है ऐसे, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं कि ए और बी तो यहां पर यूज कर लिया, ओके ये लिख लेता हूं, चलो मैं के स्क्वायर पी स्क्वायर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है। तो इस वाले को कैसे करते हो, देखो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि इसे इसी फॉर्म में लिख लो, जैसे पहले वाला लिखा ना इसी फॉर्म में लिख लो। तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखा आपने एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश की, जैसा ये लिखा हुआ है ऐसा लिखने की कोशिश की आपने। तो आपने ये जो नीचे वाला पार्ट था इसको नेगेटिव बना दिया। अब जैसे इस वाले केस में लिखा है सेम यहां पर लिख लो, टेंजेंट क्या लिखोगे ऐसे, टेंजेंट वो आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस का साइन, और यहां पर आपने किया कि यहां पर आपने क्या लिखा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला लिखा है ना ए स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखा है माइनस का पी स्क्वायर लिखा है, तो माइनस का पी स्क्वायर लिख दो, माइनस का पी स्क्वायर इंटू में एम स्क्वायर प्लस यहां पर देखो फिर उसके बाद होता है माइनस का साइन, फिर उसके बाद होता है बी स्क्वायर का मतलब ये जो वाई स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, तो माइनस का के स्क्वायर, ऐसे लिख दिया आपने। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब ये बनेगा जो भी कुछ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ये आपके पास बन जाएगा ऐसे कि के स्क्वायर फिर माइनस में पी स्क्वायर एम स्क्वायर, पी स्क्वायर एम स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका है कि ऐसे ऐसे लिख लेना आपने, फिर जो भी कुछ बने बन जाए। तो अगर कोई सीधा ऐसे याद रखना चाहता है कि कोई इस तरह से रिलेट करना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है खुद की, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आप ऐसे याद रखिए। क्लियर हो गया? एक मिनट से नोट कर लेता हूँ। आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर था, तो यहां पर भी पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिख लो, तो जो ए स्क्वायर है वो तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नीचे नीचे ले जाओ, उसको नीचे ले जाओ और उसको समझो आप कि वो पॉजिटिव है, आप ऐसे समझने लग जाओ खुद से। यस सर हो गया। ओके, समझ में आ गया भाई सभी को? ये इसको हटा देता हूं, ये सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट जो हम हर टॉपिक में करते आए हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, वो यहां पर भी करते हैं, फाइंड करते हैं। लिखा आपने लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। देखो सर्कल के केस में क्या आया था, डायरेक्टर सर्कल आया था, पैराबोला के केस में क्या आया था, डायरेक्ट्रिक्स, इलिप्स के केस में क्या आया था, वही डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला है ना, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल आ गई थी। अब नेक्स्ट है हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या होगा, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू हाइपरबोला will be
हाइपरबोला कौन सा, ये लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, बस वही आपने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इलिप्स के केस में क्या आया था, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आया था, और यहाँ पर मैंने कहा था कि इलिप्स के बड़े कई रिजल्ट आपके पास डायरेक्टली यूज हो जाएंगे यहाँ पर ही। तो आपने क्या कहा कि प्लस की जगह बस ये माइनस कर दिया, यहाँ पर इतना ही फर्क है, सिर्फ इतना ही फर्क है, तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसको हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। अगर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आने का मतलब ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी है, तब पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आ गई तब तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनने का मतलब कितने पॉइंट, कितने पॉइंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट सच पॉइंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट सच पॉइंट्स। और अगर अगर आप कहते हो कि ए की वैल्यू बी के इक्वल हो जाए, तो उस वाले केस में क्या बन जाएगा, ये तो ओरिजिन बन जाएगा, ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो बन जाएगा। अब देखो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो कभी इंटरसेक्शन पॉइंट हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, वो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो किस, इसका मतलब वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, कि वो बोल रहा है कि ओरिजिन पर जो टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री। तो देखो ओरिजिन पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो क्या कह रहा है, इनको समझ रहा है कि ये जो y इक्वल टू बी बाई ए है और y इक्वल टू माइनस का बी बाई ए है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको टेंजेंट बोल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये टेंजेंट ही नहीं होंगे, ये टेंजेंट ही नहीं होंगे। ओके, तो आपने कहा तो, और अगर मान लो ये आपके पास हो गया, ए की वैल्यू लेस देन बी हो गई, तो उस वाले केस में तो कोई आपके पास में ये नेगेटिव टाइप की वैल्यू हो जाएगी, कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी है, तो आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, नो पॉइंट्स, क्योंकि ए की वैल्यू बी पर भी आपने कट मार दिया है। क्यों कट मार दिया है, क्योंकि वो समझ रहा है कि जो एसिम्पटोट्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एसिम्पटोट टेंजेंट नहीं है, वो हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। वो क्रूड वे में बोल रहा है, ठीक है, क्रूड वे में निकल के आ रहा है कि भाई इनफाइनाइट पर जाकर ही टच करेगा, नहीं, इनफाइनाइट नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो हम ऐसे बोलेंगे, नो पॉइंट्स वेयर टू टेंजेंट intersect at 90 degree. ओके, नेक्स्ट लिखा आपने, जैसे आपने सभी के लिए किया, एक बार x1 y1 पॉइंट के लिए, एक बार थीटा पॉइंट के लिए, एक बार स्लोप के लिए, ठीक है, वो टेंजेंट लिखा आपने, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ए पॉइंट लिखा आपने टेंजेंट के लिए, ये लिखा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो एट पॉइंट x1 y1, एट x1 y1, वो क्या हो जाएगा, x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। क्या किया है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट किया आपने कि एट पॉइंट थीटा, एट थीटा, थीटा पर क्या बन जाएगा, x1 की जगह पर आप a सीकेंट थीटा पुट कर दो, तो ये a सीकेंट थीटा ऐसे डिवाइड बाई ए स्क्वायर से a कट हो गया, यहाँ पर y tan थीटा डिवाइड बाई एक b से b कट हुआ इज इक्वल टू 1। और विद स्लोप m वो आपने याद कर लिया है, विद स्लोप m वो आपने याद किया है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस यहाँ पर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये आपने याद किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, वही जो सभी के केस में लिखते आए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट थीटा 1
एंड θ2। θ1 और θ2 पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ये आपके पास है पॉइंट θ1, ये आपके पास है पॉइंट θ2। ये कोई पॉइंट है P H कोमा की। ये पॉइंट जैसे मैंने बोल दिया कि ये कोई भी पॉइंट है, A है, ये B है। तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी, एक तो देखो आप जानते हो कि ए बी लाइन की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ ए बी, वो आपके पास क्या होगी, x डिवाइड बाई ए। ऐसे याद किया अभी आपने, इलिप्स से याद किया था कि कोस कोस वाले टर्म को रिप्लेस किया था, तो कोस में क्या आ गया था ऐसे, θ1 माइनस का θ2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर प्लस की जगह माइनस का साइन लगा देते हैं इलिप्स में, y डिवाइड बाई बी, यहाँ पर साइन θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर कोस आ गया था, कोस θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2। ये आपने याद कर लिया है। माइनस नहीं आएगा, θ1 माइनस θ2 cos θ1 माइनस θ2। अभी अभी तो बताया था बच्चे कि ये जो है ना, कोस कोस वाली टर्म को आपने इंटरचेंज किया है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि इलिप्स से लिखा है, इलिप्स जो था ना, ये देखो अभी अभी तो समझाया था। नो सर, वो मैं कंफ्यूज हो गया इलिप्स का। हाँ हाँ, इलिप्स से हमने याद किया हुआ है कि इनको तो आपस में क्या कर दिया आपने, रिप्लेस कर दिया यस सर। या इंटरचेंज कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया और यहां पर साइन चेंज किया। ये दो काम किए हमने इलिप्स में। ओके, और ये जो पॉइंट P आएगा, पॉइंट P, तो पॉइंट P को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक बार आपने कहा कि ये जो लाइन है, आपने क्या किया, क्या करो कि देखो ए बी लाइन की इक्वेशन, ये तो आपको पता ही है ए बी लाइन की इक्वेशन, ठीक है, θ1 और θ2 लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन, और ए बी लाइन की इक्वेशन पॉइंट P के रिस्पेक्ट में भी आ जाएगी। पॉइंट P के रिस्पेक्ट में कैसे आएगी, t इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, ए बी लाइन की जो इक्वेशन है उसको आप फाइंड कर सकते हो t इक्वल टू 0 करके, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ठीक है, तो ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो इक्वेशन है वो आप फाइंड कर सकते हो, किससे, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P आपने फाइंड कर ली। समझ में आया, पॉइंट P से फाइंड करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, ऐसे बनेगी, एक्स एच डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपने हाइपरबोला लिखा हुआ है, सॉरी पैराबोला बोल दिया मैंने, हाइपरबोला लिखा हुआ है। तो एक्स x1 का मतलब h डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में y1 का मतलब y इंटू में k डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये पहले वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, जो आपको θ1 और θ2 की टर्म में, ये तो आपने लिखी याद करके। दूसरी आपने क्या किया, ए बी वाली इक्वेशन अभी आपने लिख ली। तो ये दोनों क्या है, सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। ठीक है, तो उससे आपके पास में क्या निकल कर आ जाए, देखो जब आपने कंपेयर किया तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर आई है, ए कंपेयर कैसे करोगे, ये जो है ना, पहले कोस θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2, इसको यहां पर 1 बनाओ, यहां पर क्या बनाओ, यहां पर 1 बना लो। 1 बनाने के बाद में इनको कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे आया कि ये ऊपर तो आ गया कोस, h और k की वैल्यू देख रहे हो, तो कोस θ1 माइनस का θ2 डिवाइड बाई 2, और यहां पर ये नीचे जाएगा तो कोस θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2। ओके, और यहां पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है h की वैल्यू, ये 1 बाई ए आ रहा है, यहाँ 1 बाई ए स्क्वायर आ रहा है, तो a ऊपर जाएगा, ये a आ गया, और यहाँ पर आ गया b, सेम इसी टाइप से b साइन, यहाँ पर θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा कोस θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2। ऐसे आएगा। कोई याद कर सकता तो याद कर लो, नहीं तो प्रोसेस भी बड़ा सिंपल ही है, तो प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है। क्लियर हुआ सभी को?
मुझे तो टेंजेंट में लिख सकते हैं ना ऐसे तो। नहीं याद, जी याद नहीं है क्या भाई? आपने ऐसे कहा था, मैंने कहा था जनरल रिजल्ट फॉर कोनिक, आपने कहा था कि अगर ये पॉइंट पी इसके ऊपर लाई कर रहा है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन को क्या लिख देते थे? ऐसे टी इक्वल टू 0 करके लिख देते थे, ठीक है, इस हाँ पॉइंट पी के सर, ये रिस्पेक्ट सब में। अगर ये पॉइंट पी बाहर लाई कर रहा है तब इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखनी होती थी, तो आप क्या करते थे? ऐसे कि अगर आपने कहा ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब यहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं उसकी इक्वेशन लिखनी हो, इस ए बी की इक्वेशन लिखनी हो, तो इस ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, टी इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। समझ में आया? हाँ सर, ये तो पता है सर, पर आपने जो ऊपर पॉइंट लिखा है ना हम्म। पी का, उसमें तो बी टेंजेंट, टेंजेंट में भी तो लिख सकते हैं उसे, एंगल तो सेम ही है, साइन बाय कॉस हो गया ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पर 10 लिखने कह रहे हो? हाँ यहाँ पर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट 10 में लिख नहीं रहे हमने, ऐसे ही मैंने कहा ना, ये आप वहां पर ड्राइव कर सकते हो, याद करना चाहो तो। आप अगर आप याद करना चाह रहे हो ना 10 की फॉर्म में लिख कर, तो 10 की फॉर्म में लिख के याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, ठीक। ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि ये जो है हमारे जो पिछले पॉइंट याद किए हुए हैं वो तो रिलेट करते हुए हम आ रहे थे, यहाँ पर हम कैसे रिलेट करें, या फिर आप रिलेट करना चाहते हो तो कर लो अपने हिसाब से। ओके सर। ठीक है, तो मैंने कहा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, वो हम कर सकते हैं तभी तभी। नेक्स्ट लिखा आपने नॉर्मल की इक्वेशन। ये लिखा आपने नॉर्मल की इक्वेशन, ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है। तो इसमें कैसे करते थे हम? टेंजेंट से स्लोप फाइंड करते थे, फिर उसके बाद फाइंड करते थे इसकी इक्वेशन को। तो यही प्रोसेस चलेगा कि टेंजेंट से हम क्या करें, एट जैसे मैंने कहा x1 y1 पॉइंट पर लिखना है, तो आपने क्या किया? टेंजेंट से स्लोप फाइंड किया, टेंजेंट से स्लोप फाइंड किया, टेंजेंट से स्लोप जो है वो फाइंड करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखी आपने। वो कैसे लिखेंगे फिर? कि जब मुझे स्लोप पता चल जाएगा, एक पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप की फॉर्म से मैं इक्वेशन लिख लूंगा। ओके, अब ये आपने इक्वेशन लिख ली। अभी इसकी जो इक्वेशन आती है, देखो हमने क्या किया था, ऐसे किया था इलिप्स के केस में, हमने याद किया था, क्या याद किया था? ऐसे किया था ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1, ठीक है, माइनस यहाँ पर सॉरी ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1 प्लस में बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1, और यहां पर हमने ऐसे किया था माइनस में बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1, और यहां पर क्या था? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक बार चेक करोगे, यही लिखवाई थी मैंने इक्वेशन इलिप्स के केस में, Yes, नॉर्मल sir. की इक्वेशन। नो सर, उसमें तो सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था शायद उसमें। यही थी सर। ओके, एक बार के लिए चेक कर लिया आपने कि क्या था। तो यहां पर जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी, नहीं तो हमें पूरा फाइंड करना पड़ेगा फिर। इलिप्स में ये जो आपने लिखी है यही है। यही इक्वेशन लिखवाई थी ना? यस सर, यही यस है। हाँ, तो ये आपके पास इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, है ना? तो अब आपने कहा कि नॉर्मल की इक्वेशन में आप क्या करो, बी स्क्वायर है ना, जो बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से चेंज कर दो बस। बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से चेंज करने का मतलब, ये तो क्या थी? इलिप्स में थी, इलिप्स में थी ये वाली इक्वेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपरबोला के केस में ऐसे आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1 प्लस में बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1, और यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपरबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। क्लियर हुई मेरी बातें? यहां तक की बातें क्लियर हुई सभी को? आपने ये वाला पॉइंट याद किया हुआ है, ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1 माइनस का बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने इलिप्स के केस में याद करने के लिए बोला हुआ है, तो याद किया हुआ आपने। अब देखो, Yes, अगर sir. मेरे को फाइंड करना हो एट पॉइंट थीटा, एट पॉइंट थीटा, थीटा के ऊपर फाइंड करना हो, तो क्या होगा?
कि आप यहां पर x1 की जगह पर क्या पुट कर दो, a सीकेंट थीटा, यानी कि इसका मतलब a सीकेंट थीटा कोमा b टेन थीटा, ये पॉइंट पुट कर देना। x की जगह पर ये a सीकेंट थीटा, y की जगह पर b टेन थीटा। तो y1 की जगह, x1 की जगह पर a सीकेंट थीटा, y1 की जगह पर b टेन थीटा, ये वैल्यू पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ऐसे बन जाएगा, a से a कट होगा, ये x कोस थीटा बन जाएगा, x कोस थीटा प्लस में ये ए बी, ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई कोट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ यही होती है, ठीक है। तो हमने जो पहले लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा था। ये आपके पास ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई कोट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो अरे हाइपरबोला के नहीं क्वेश्चन। ये हाइपरबोला के लिए, हाँ ये हाइपरबोला के लिए। ओके, यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? अब आपने एक क्वेश्चन लिखा, ये आपने लिखा है क्वेश्चन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, एंड एक्स एक्सिस एज ट्रांसवर्स एक्सिस। if distance of one of the vertex from foci is 2 and 5। ये क्वेश्चन है, एक बार आपने अटेम्प्ट किया सभी ने। देखो भाई, अगर आपके पास अगर जैसे किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, जैसे हाइपरबोला है, हाइपरबोला मानना है तो आप क्या मान लो, स्टैंडर्ड वाला जो हाइपरबोला है वो मान लो, जिसके लिए आपने बहुत सारे रिजल्ट याद किए हुए, उसको मान लिया आपने। सेंटर क्या बताया, ओरिजिन पर है, ओके। एक्स एक्सिस क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसमें तो बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो वही मानना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड वाला ही, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फोकाई इज 2 and 5। तो जो वर्टेक्स होगा उसकी एक
एक जो फोकस है उससे तो उसकी डिस्टेंस कितनी है 2 है, और दूसरे वाले फोकस से उसकी डिस्टेंस कितनी है 5 है, ये बताया हुआ है। तो वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करते हो? आप फाइंड करते हो कि आंसर, ओके फाइंड कर सकते इसका हो आप आंसर इजीली। क्या? ई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, ई की वैल्यू बता दो और ए और बी की वैल्यू बता दो। ए की वैल्यू 3/2, हाँ वेरी गुड। ई की वैल्यू ई की वैल्यू 7/3 7/3 वेरी गुड भाई, ठीक और है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे फाइंड कर पाए या नहीं कर पाए हो? सिंपल ही क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो। देखो ऐसे है, ये हाइपरबोला है, तो क्या बताया हुआ है कि एक जो वर्टेक्स है, कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, जैसे मैंने कहा कि ये कोई वर्टेक्स है, इसकी डिस्टेंस इससे S1 से एंड S2 से, ये 2 और 5 बताई हुई है। तो आप कहोगे कि यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ये 2 है, और यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ये कितनी है 5 है। जी, तो अब आपको पता है कि S1 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, AE, 0 टाइप से होते हैं। ओके, तो अब आपने कहा ये जो 2 डिस्टेंस है इसको आप क्या बोल सकते हो, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू ये होगी उल्टा वो कर दिया आपने सर। क्या? फोकस से दोनों वर्टेक्स की डिस्टेंस 2 और 5 है। एक बार, एक्स एक्सिस है नहीं ट्रांसवर्स मतलब एक्सिस, इफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स की, ठीक है, किससे, फ्रॉम फोकाई इज 25, तो ठीक तो है, ये वर्टेक्स है, ये वाला जो है ये वर्टेक्स आ गया आपके पास में। जैसे मैं कहता हूं कि ये पॉइंट आपके पास में एक वर्टेक्स है, इसकी डिस्टेंस फोकस से 2 है, दूसरे वाले से कितनी है 5 हो गई। ए पॉइंट की S1 से डिस्टेंस वो, अब ए पॉइंट की ठीक है। S1 से डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगी, AE और माइनस का ए, ये आपके पास हो गया AE माइनस का ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 के इक्वल। और यहां से आपके पास देखो, यहां से S2 की, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, माइनस का AE, यानी कि डिस्टेंस की फॉर्म में बात करूं तो AE, और ये पार्ट आपके पास में कितना है, A है, तो ये AE प्लस A हो जाएगा। भैया तुमने क्या कर दिया? यही किया था सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया स्टेटमेंट। ओके, तो अब आपने यहाँ पर क्या किया कि दोनों को ऐड कर दोगे, तो आपके पास आ गया, दोनों को ऐड किया तो 2AE की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ओके, दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ गया आपके पास E माइनस का 1, तो यहाँ से आ गया E प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/5। तो यहाँ से आपने इसे सोल्व किया, इसे सोल्व किया तो ये 5E माइनस का 5 और ये 2E प्लस का 2, E की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 7/3। E की वैल्यू 7/3, ये इसमें पुट कर दो, इसमें पुट किया तो A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से A की जो वैल्यू, 3/2। A की वैल्यू 3/2 आ गई निकलकर। A की वैल्यू आ गई है, E की वैल्यू आ गई है, B की वैल्यू आप जानते हो, रिलेशन आपने याद किया हुआ है, क्या याद किया हुआ है कि E स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर की इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डायरेक्टली बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया E स्क्वायर माइनस 1 और ये दूसरी तरफ चला गया A स्क्वायर, ये आपके पास बन गया बी स्क्वायर की वैल्यू। ओके, अब आपने वैल्यू पुट की तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ जाएगी 10। इक्वेशन क्या बन जाएगी ऐसे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 9/4, तो 9 तो नीचे 4 ऊपर, माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 10 है, इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ सभी को? बोलोगे ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
with center at 3,2, focus 5,2 and vertex 4,2। इसके लिए आपने लिखा सर बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई और ए स्क्वायर की वैल्यू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू 3 और ए स्क्वायर की वैल्यू 1। वेरी गुड। और ई की वैल्यू 2। 2 2। और सेंटर यहां पर है तो कैसे लिखोगे? x माइनस 3 हो जाएगा, y की जगह y माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे बताया हुआ है भाई कि ये जो है सेंटर, ये कितना है? 3,2 है। ओके। और सेंटर यहां पर ये 3,2 है। दूसरा वाला जो पॉइंट है ये देखो 3,2, तो ये फोकस जो है 5,2, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो यहां से इनके बीच में से ऐसा आपके पास में, अब ये आपके पास बताया हुआ है कि जो फोकस वर्टेक्स जो है ये 4,2 पर है। तो इसका मतलब समझे हम कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 1 होने का मतलब मुझे क्या पता चला कि सेंटर से ये क्या पॉइंट होता है? a,0 टाइप का पॉइंट होता है। तो ये आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ओके। यहां से लेकर यहां तक ये सेंटर से, ये सेंटर है c, सेंटर से वर्ट ये फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? AE। AE की वैल्यू कितनी आ गई? 2। AE की जो वैल्यू आई वो आपके पास यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी आ गई है? 2। तो आपने कहा AE की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। तो इसका मतलब E की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओके। बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आप फाइंड करना जानते हो, अभी भी लिखा था ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 1। तो आपके पास आ गई कि ये 1 और ये आपके पास में 4 माइनस 1 कितना? 3। तो आपने हाइपरबोला लिख दिया ऐसे कि x माइनस 3 पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हुआ 1, फिर माइनस का y माइनस का के का मतलब क्या? 2 पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। कर सकते हो, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि हाइपरबोला में क्या क्या चीजें कहां पर है, उसी पर बेस क्वेश्चन था ये तो। ओके, नेक्स्ट लिखा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि परपेंडिकुलर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट एट वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला। एक पॉइंट है P, वो क्या है? वेरिएबल पॉइंट बताया हुआ है यहाँ पर। उसके ऊपर आपने क्या किया हुआ है? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है। परपेंडिकुलर आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट एट वेरिएबल पॉइंट P ऑन हाइपरबोला x स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन फाइंड locus of feet of perpendicular।
लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी कहने का मतलब आपके पास में ये कोई एक टेंजेंट है जो मूव करता जा रहा है, ये टेंजेंट जो है मूव करते जा रहा है क्योंकि पी एक वेरिएबल पॉइंट है, उसके ऊपर से आपने ऐसे इसे ड्रॉ किया हुआ है टेंजेंट को। अब आपने क्या किया कि यहां से सेंटर कितना बताया हुआ है 0,0, इससे आपने क्या किया ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो आपके पास में कोई भी पॉइंट आया, जैसे मैं बोलता हूं कि ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया आर एच के, जिसका आपको लोकस फाइंड करना है। ये टेंजेंट कोई फिक्स टेंजेंट नहीं है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं इसको। देखो आप जानते हो कि अगर स्लोप ऑफ ओ आर का जो स्लोप होगा वो क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो स्लोप ऑफ ओ आर वो आपके पास में आ गया। मैंने कहा जिस पॉइंट के यानी जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना हो उसके रिस्पेक्ट में सोचना स्टार्ट कर दूं, तो स्लोप ओ आर का कितना आ गया आपके पास में, वो आपके पास आ गया k डिवाइड बाई h। तो इसका मतलब जो आपके पास टेंजेंट लाइन होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका उल्टा है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो माइनस का h डिवाइड बाई के, यानी कि ये क्या आ गया, स्लोप आ गया किसका, इस टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट स्लोप वो कितना आ गया माइनस का h डिवाइड बाई के। ओके, अब मुझे क्या लिखना है कि ये जो है स्लोप माइनस एच बाई के है, और ये जो टेंजेंट लाइन है ये कहां से पास कर रही है, एच कोमा के पॉइंट से पास कर रही है। तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो आपने लिख दी, इसी के रेस्पेक्ट में वो लिखा आपने y माइनस का k इज इक्वल टू माइनस का h डिवाइड बाई k, ठीक है, y माइनस y1 और यहाँ पर स्लोप और ये x माइनस का h। तो हमने तो कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, यहाँ पर सब कुछ बिना पैरामीटर की हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया एच एक्स प्लस में के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। अब देखो ये जो लाइन है अभी तक हमने इस बात का यूज नहीं किया है। देखो हमने अभी तक क्या यूज किया, हमने यूज किया है कि आपने सेंटर से ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, किस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है माइनस का एच बाई के। तो माइनस का एच बाई के वाली तो ऐसी तो बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन होगी, ऐसे ये इसके पैरेलल में जितनी लाइन होगी वो सभी, तो उन सभी के लिए बात कर रहे हैं। अब इसमें एक इस लाइन में क्या खासियत है, इस लाइन में खासियत ये है कि ये जो है टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट की कंडीशन लगा दो बस, यानी कि ये लाइन है, ये लाइन जो आपके पास, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये लाइन आ गई, ये आपके पास लाइन आ गई। बस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करनी है, तो कांस्टेंट की वैल्यू का मतलब हुआ y इक्वल टू, जो टेंजेंसी कंडीशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ऐसे होता है कि ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, ये होती है। तो यहां से आपने लिखा कि इस वाली लाइन को भी आपने इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश की, वो क्या हो जाएगा, y की जो वैल्यू है बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस का h डिवाइड बाई के इंटू एक्स, ओके, प्लस में ये आपके पास हो जाएगा एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर डिवाइड बाई के, ये लाइन बनी। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो यहां पर तो कंपेयर कर रहा हूं, तो आपके पास क्या हो गया, ऐसे होता है टेंजेंसी कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो सी स्क्वेयर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर और माइनस का बी स्क्वेयर, ये टेंजेंसी कंडीशन है। तो आपने कहा टेंजेंसी कंडीशन का मतलब ये कंडीशन है, टेंजेंसी कंडीशन। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये माइनस का एच बाई के, इसको अगर आपने एम बोला हुआ है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर डिवाइड बाई के, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दी बस, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर डिवाइड बाई के
इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस का एच बाई के, माइनस का एच डिवाइड बाई के पूरे का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया है, ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई, ये जो इक्वेशन बनी ये टेंजेंट बन गई है। तो ये लोकस निकल कर आया आपके पास। तो लोकस क्या आ गया, एच को रिप्लेस कर दो एक्स से, के को रिप्लेस कर दो वाई से, बस। तो लोकस आपने बोल दिया, लोकस जो आया वो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, और ये जो है के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट हुआ, ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, उसके साथ के स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर। ये आपके पास लोकस है। बोलोगे ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पूछे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है टेंजेंट आर ड्रॉन टू दी हाइपरबोला, हाइपरबोला हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर inclined at angle 45 degree, find the locus of point of intersection। यानी कि आपके पास में ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला पर किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हुए, तो दो टेंजेंट है, किसी पॉइंट पी से ऐसे दो टेंजेंट जा रहे हैं, तो वो जो है आपके पास में वो क्या कर रहे हैं, टेंजेंट जो है वो क्या यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। टेंजेंट जो है वो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आप इसे सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगी, पहले तो आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन। अब उनके बीच में जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, जैसे लिखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, तो बी और ए यहाँ पर सेम ही है। तो अब ये जो जो टेंजेंट लाइन है, मैंने कहा जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपने बोल दिया कि वो क्या है, पॉइंट पी है, पॉइंट पी एच कोमा की। तो ये जो टेंजेंट लाइन होगी, ये टेंजेंट लाइन कहां से पास करेगी, पासिस थ्रू पॉइंट पी, पासिस थ्रू पॉइंट पी से पास करेगी, पासिस थ्रू एच कोमा की, एच कोमा की से पास करेगी, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब के माइनस का एम एच, इसकी वैल्यू ये आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस, यहां पर हो गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वेयरिंग कर दी, ये प्लस माइनस का साइन हट जाए, तो ये तो क्या बन जाएगी, एम की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जैसे हम हर उसमें करते आ रहे हैं, हर चैप्टर में एम की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो एम की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसके दो रूट आएंगे, ठीक है, आपने फाइंड किया। तो देखो ये क्या बनेगा, यहां से बनेगा के स्क्वायर और ये बनेगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं एम की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूं तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का 2 के एम, और ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसे सोल्व किया आपने, एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना लिया, माइनस का 2 प्लस में के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या बताया हुआ है कि इसके जो दो रूट आ रहे हैं m1 और m2, उनके बीच में आपके पास जो एंगल है m1 माइनस, यानी कि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपके पास कितना बताया, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दो लाइनों के
बीच में एंगल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते थे आप? m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। यस सर। वो कितना बन रहा है? वो tan 45 डिग्री बन रहा है। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो ये tan 45 का मतलब m1 माइनस का m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। इस चीज की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 1 की इक्वल आ गई। तो आपने इसे सोल्व किया तो ये तो ऐसे आ गया, m1 माइनस का m2 पूरे का स्क्वायर कर दिया आपने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 पूरे का स्क्वायर। अब m1 माइनस m2 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो मैं नहीं बताऊंगा। m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंस ऑफ रूट अंडर रूट d डिवाइड बाई a। और m1 m2 क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। क्लियर? वो इसमें पुट कर दो। समझ में आ गया? सर तो ये इसको SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से कर सकते हैं। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा ये ज्वाइंट इक्वेशन लिख लिया आपने, और वहां से भी आप कर सकते हो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। भाई ये क्या कह रहे हैं कि मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था आपको ऐसे कि कोई भी कर्व हो 2 डिग्री का, अगर इस 2 डिग्री में आपको ये जो आपके पास में है PT1 और PT2, ये आपके पास अगर इनकी ज्वाइंट इक्वेशन आपको लिखनी है तो वो ज्वाइंट इक्वेशन लिखने के लिए क्या कर सकते हो आप? पॉइंट P के रिस्पेक्ट में SS1, ठीक है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगी? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ PT1 एंड PT2 आ जाएगी। अब ज्वाइंट इक्वेशन आने के बाद उसको सोल्व करोगे, और जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया था आपको कि ज्वाइंट इक्वेशन जब आएगी तो उनमें दो लाइन के बीच का एंगल को फाइंड करना हो तो आप क्या करते थे? 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस का AB डिवाइड बाई a प्लस b वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, हो जाएगा उससे भी, बट बेटर यही है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीजें ये याद की हुई है, इतनी इतनी चीजें तो हमने याद ही कर रखी है। क्लियर हो गया बच्चे? उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यतन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपने जो है, अभी हमारी क्लास कितने तक चलेगी? सभी अपना अपना मॉड्यूल निकाल लोगे, वर्कबुक निकाल लोगे, वर्कबुक। वर्कबुक में सबसे पहले डाउट लेते हैं कुछ, ठीक है, डाउट लेते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और डायमीटर जो है, डायमीटर आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, डायमीटर वाला जो पार्ट है वो सिलेबस में है नहीं, तो आप उसे स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो हम भी यहाँ पर स्किप कर देंगे डायमीटर वाला जो पार्ट है। और मॉड्यूल में दिया हुआ है, वैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है कि डायमीटर वाला क्या होता है, ये डायमीटर क्या होता है, डायमीटर, तो इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, वैसे स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटा सा ही है बट नहीं करा रहे हैं। क्लियर? उसमें एक छोटा सा पार्ट है, अगर आप देखोगे तो डायमीटर वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए स्किप करा रहे हैं उसे। सर वर्कबुक लेके आ रहे हैं। वर्कबुक? अच्छा, वर्कबुक लेके आओगे तो 10 मिनट लग जाएगी, इससे बेटर है फिर एक क्वेश्चन ही लिख लो। एक ठीक क्वेश्चन है लिखा सर। आपने कि आपके पास एक पॉइंट है, ये 6,3 बी ए पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर
माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें इफ नॉर्मल at the point P if normal at the point P intersect the x-axis at 9,0 then find eccentricity। then E eccentricity की वैल्यू फाइंड करनी। अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2। वेरी गुड बच्चे, ये आपका जेई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जेई का ही क्वेश्चन है, जेई का है वो क्वेश्चन है। तो ये होना चाहिए। अब अभी ताजा ताजा ही कराया आपको, सब चीजें समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। देखो आपके पास क्या बताया, एक पॉइंट पी है, पॉइंट है किस पर, हाइपरबोला पर एक्स स्क्वायर इफ नॉर्मल एट पॉइंट पी पर जो नॉर्मल है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कहां पर 9,0 पर। तो भाई पहले तो आप क्या करो, नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो। पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन लिखी आपने, वो कैसे लिखते हैं, पॉइंट पी पर लिखनी है तो कैसे लिखोगे, ऐसे ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1 प्लस में अभी क्या कराया था बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन एट पॉइंट पी। ओके, पॉइंट क्या है 6,3 है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, ये इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये क्या बन गया आपके पास में, ऐसे बन गया ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 6 प्लस में बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कहां से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 9,0 से। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 9,0, एक्स एक्सिस को 9,0 से पास कर रहा है, यानी पासिस थ्रू 9,0। तो इसका मतलब 9,0 इस पॉइंट इसमें पुट करोगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास हो गया इंटू में 9 डिवाइड बाई 6। ठीक है, वाई की वैल्यू तो 0 है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ए की वैल्यू √3/2 है। हाँ, अंडर रूट 3/2। अब आपने यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गया 2, ये आ गया 3/2 और ये ए स्क्वायर। तो आपके पास आया, इसका मतलब हो गया कि ये कितना रह गया, यहाँ पर ले जाओगे तो इसे 1/2। तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर वो कितना आ गया आपके पास, आ गया 2। ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपने कहा ई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 1/2, तो कितना आ गया 3/2। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 3/2। ई की वैल्यू क्या आ गई है, अंडर रूट में 3/2। बोलोगे यहां तक की बातें क्लियर है। यस सर। अब आपने जो जो इलस्ट्रेशन करने हैं, मॉड्यूल उठाओगे, मॉड्यूल उठाने के बाद आपने इलस्ट्रेशन जो करना है हाइपरबोला में, वो है इलस्ट्रेशन 71, 72, 73। ओके, और
होमवर्क में इलस्ट्रेशन 71-2 71-81 उसके बाद 84 टू 88,90 ये आपने इलस्ट्रेशन करने, ये जो है इलस्ट्रेशन आपने करके लेके आने कल। और एक डीटीएस जो है वो आपने आगे करनी, डीटीएस 4 ठीक है बच्चों, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? ओके ठीक है, आज की क्लास को यहां पर ही खत्म कर रहे हैं। ये आपने करके लेके आना है। ओके बच्चों, बाय बाय।